पिछले क्लास में आज कुछ पूछ ले रहे हैं, कुछ काम हमको, इसलिए आज हम आगे चलते हैं लेकर टॉपिक को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, और उससे पहले उसके बाद डिस्कस करें ग्रीन हाउस। पहले डिस्कस करते ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर बताया था ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस क्या चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है बताया था, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या क्या रीज़न है, कौन कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है वो ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है। तो वो कौन कौन सा फैक्टर हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार, उन शॉर्ट आपको हम इस पर लिखते हैं, कौन कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और हम बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग एकदम से ख़त्म होना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोगों का अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी इसके ऊपर कायम है। अगर बिल्कुल ही ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं होगा तो जितना हीट अर्थ रेडिएट करेगी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, और ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी और हम लोग के रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं हो। लेकिन हम लोगों का अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है। जब ज़्यादा होता है तब इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कुछ रीज़न है हम उसको पहले लिख देते हैं। फैक्टर्स लिखेंगे, काउज लिखेंगे, अच्छा रहेगा। काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के काउज आए या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का काउज आए, किसी ने कहा सबका आंसर एक ही होगा। इसमें सबसे जो एक बड़ा रीजन है वो है रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि कल कारखाने में बहुत तेजी से ग्रोथ होना, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना। पिछले कुछ सालों में कल कारखानों में फैक्ट्रीज में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। पिछले कुछ सालों का मतलब अगर बोले तो आने पिछले गुजरे हुए 200 से 300 सालों में अंदर फैक्ट्रीज में बहुत इजाफा हुआ, कारखाने बहुत ज़्यादा लगे। तो हालांकि ये कारखाना फैक्ट्री लगना डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री का जो रैपिड बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ हुआ है उस ग्रोथ का असर हमारे ग्लोबल वार्मिंग में पड़ा है। इसकी क्या 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 इसके पीछे वजह हो सकता है। जितनी फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज होते हैं, कारखाने होते हैं, सब डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। अभी तो खैर मशीनें किसी और चीज़ से चल रही है, पहले लोग कोयले का इस्तेमाल करते थे बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रीज में चलाने के लिए, या और भी फैक्ट्री बहुत सारा ऐसा है जो अपने अपने फैक्ट्री में होने वाला जो गंदा धुआं होता है वो उसमें फैक्ट्रीज में एक लंबा चिमनी लगा होता है और उससे कंटिन्यू धुआं बाहर निकल रहा है, और वो फैक्ट्रीज कई सालों से लगा हुआ है और कई सालों से कंटिन्यू वो गंदा धुआं जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे जहरीले गैसेस हैं जो हवा में शामिल हो रही है, हवा को पोल्यूट कर रहे हैं। हम लोग अगर आपको तो यहाँ से नजर नहीं आता, कभी ऊंची इमारत पर चल जाइएगा तो आपको देखिए रिवर के साइड में लाइन से चिमनी दिखाई देगा, लाइन से जूट फैक्ट्री है, फलाना फैक्ट्री है, ढिकाना फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री है, लाइन से आपको दिखाई देगा। और उन फैक्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल का मतलब जो कि खराब चीज़ें होती हैं, जैसे गंदा पानी हुआ और बाकी तरह का वेस्ट मटेरियल कहाँ लोग फेंकते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, और उससे निकलने वाला जो गंदा धुआं होता है वो कंटिन्यू हवा में मिक्स हो रहा है। तो रैपिड जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। एक तो ये वजह हुआ, दूसरी वजह हुआ कि शुरुआती दौर में क्या होता है हुआ है कि जितने भी कारखाने न ज़्यादा कहाँ पर लगे, आबादी से दूर, आबादी से दूर जहाँ पर लोगों की आबादी बहुत कम होती थी तो कारखाना वहीं पर लगाया जाता था। यहाँ पर भी लगा एक ज़माने में ऐसा यहाँ पर हुआ हो, आज भी बहुत सारा कारखाना फैक्ट्री लगता है। कभी हाईवे में निकलो, हाईवे में दूर दूर पर साइड में देखना बहुत सारा फैक्ट्रीज लगा हुआ है। तो उन जो इन इलाकों में फैक्ट्री लगाई जा रही है तो उस बड़े से इलाके में बड़ी मिकदार में पेड़ पौधों को, मतलब बहुत बड़ी मिकदार में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ज़मीन को प्लेन करके वहाँ पर
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट था वो भी क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो कई सोर्सेज से ये देखा गया कि रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रैपिड इंक्रीज आया है, ग्रोथ आया है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट तो किसी ने डिस्कस कर ही दिया था, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जब 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 ये 1 नंबर होगा 2 नंबर अपने आप होगा। इससे मान ली ये वाली इतनी बड़ी जगह है, बहुत सारा जंगली पेड़ है, अगर मान लो किसी आदमी को यहाँ पर कारखाना लगाना होगा, रेडीमेड को ताकत का होगा, मान लो तो रेडीमेड कारोबार करना है, क्या करेगा वो, अरे पेड़ काटेगा, बिल्डिंग बनाएगा, होगा ना। तो डेवलपमेंट तो किस तरह से उस तरह से हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि पेड़ पौधा खत्म हो। ये छोटा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देगा। अभी यहाँ पर इतनी हरियाली है, अभी लोग का फैक्ट्री बढ़ेगा, आगे जाके पौधा का छर पौधा होगा, हिस्सा लगेगा लोग में, तो ये तालाब ये मैदान रहेगा, किसी भी घर बना लेगा वो लोग। तो जैसे ये तरक्की होगी तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, जंगलात का कटाव तेजी से होगा। तो बहुत मामूली मिसाल दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर जंगलों में ये हो रहा है। जंगलों मतलब जहाँ आबादी से जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, कारखाना लगा रहे हैं, उसके अलावा बढ़ती आबादी की बहुत बड़ा वजह है इसका। बढ़ती आबादी मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना। आप लोग तो अभी हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो ये खानका के बाद से जाने का रास्ता एकदम गंदा पानी था, मतलब बहुत छोटे थे तो जा नहीं पाते थे, बहुत जंगल में एकदम अंधेरा, मतलब बहुत कम लोग अंदर जाते थे, डर लगता था जाने में अंदर। और हम लोग से जो बड़े लोग हैं जो बहुत छोटे थे, लोग बोलते थे यहाँ पर अंदर नाव चलती है, बड़ा तालाब था यहाँ पर, मतलब कुछ नहीं था यहाँ पर, ये पूरा तालाब था, और यहाँ पर धान वगैरह की खेती होती है, सुना हमने देखा नहीं है, उतना पढ़ना भी नहीं है। तो अब बहुत बड़ा यहाँ जंगल का हिस्सा, पेड़ पौधों का हिस्सा था, इसका नाम ही था खाल। एक जगह बल्लियों का नाम था भांगा खाल। अब तो खाल खत्म हो गया है, भांगा भी खत्म हो गया है, और खान क्या ऊंचा माटा नीचा माटा, पुराना जिसका को नया जिसका। तो ये इतना कि इतनी आबादी बढ़ी है तो जंगल तो काटा गया होगा, अब ये आबादी कहीं ना कहीं से तो आई है, तो बढ़ती आबादी भी क्या है, इसके बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो तीसरा नंबर पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग का। और उसके अलावा और एक ये चीज़ क्या है, रैंडम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। रैंडम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल का रैंडम इस्तेमाल। रैंडम मतलब बेतुका, बहुत ज़्यादा मिकदार है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल। अब किसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल? पेट्रोल को, डीजल को, लकड़ी को, कोयला को, इन सबको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल उसमें केरोसिन में शामिल है। केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल के बहुत सारा वैरायटी होता है, उसका लकड़ी है, कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल है। जो फ्यूल को आम भाषा में उर्दू में क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ये जो ज़मीन से खोद कर निकाला जा रहा है। कोयला कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। पेट्रोल का कुआं ज़मीन से। पेट्रोल डीजल सब एक ही जगह से, सब कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक केमिकल है, उस पेट्रोलियम में से डीजल को अलग किया जाता है, पेट्रोल को अलग किया जाता है, केरोसिन को अलग किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम जो है ये इसका कुआँ होता है। ज़्यादातर कहाँ पर है? गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा है। गल्फ़ कंट्री जिसको बोलते हैं, जैसे सऊदी अरबिया हुआ, कुवैत हुआ, यहाँ पर जब तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं, ज़मीन के अंदर बहुत मिकदार में ये फॉसिल फ्यूल मौजूद है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? आमतौर पर ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। ठीक, अब ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कई सौ सालों से लगातार बहुत तेज़ी के साथ बड़ी मिकदार में हो रहा है, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल ज़मीन के अंदर खोद कर निकाला जा रहा है। तो ये क्या हमेशा निकलता रहेगा? नहीं, कभी न कभी ये ख़त्म होगा। ये जो कोयला हम लोगों को मिल रहा है, ये कोयला आने वाले दिनों में शायद ना मिले। और अभी भी कोयला का देखो बहुत, जैसे पहले से क्या था कि हर गली में कोयले की दुकान हुआ करती थी, अब कोयला नहीं है, कोयला जल्दी मिलता भी नहीं है। अब तो केरोसिन भी बहुत कम मिलता है। तो मतलब कि वो तो अलग बात है क्यों कम मिल रहा है, बात है कि मतलब कई सौ सालों से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा करने में सबसे बड़ा एजेंट है। यहाँ तक कि इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा सबसे बड़ा कौन है? फॉसिल। तो पेट्रोल, डीजल, तुम अगर बाहर निकलो यहाँ पर कभी चले मल्टीपुल तुम चले जाओ, कितनी गाड़ियाँ हैं, बस है, ऑटो है, बाइक है, कितनी भीड़ है। और हर गाड़ियों से थोड़ा आगे चले जाओ, खुद भी धर्मतल्ले में चले जाओ और सही में आगे तुम खड़े हो जाओ, तुमको लगेगा ना भाग रहा है सब, तो यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ, लाखों लाख गाड़ी चल रहा है ना, बसें दौड़ रही हैं, सबों पर गाड़ी है, बाइक है, तो उन इतनी गाड़ी चल रही है, सब में धुआं निकल रहा है। उस जितना धुआं जल रहा है, कितना सब फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल कुछ पैदा करे ना करे, वो CO2 गैस ज़रूर पैदा करे। तो कितना मिकदार में डेली पैदा हो रहा है बोलो तो? जो गाड़ी आज जितना चल रही है कल में तो चलेगी, परसों में तो चलेगी, कितनी मिकदार में डेली के साथ डेली। असली हम कनाडा मत देखो, तुम अगर पूरा वेस्ट बंगाल को देखो या पूरा इंडिया को देखो या पूरा वर्ल्ड को देखो, कितनी तेज़ी के साथ, कितनी तेज़ी से मतलब CO2 गैस हम लोग के एनवायरनमेंट में शामिल हो रहा है। अभी तुम अगर आज लोग सोचो आप कितना भीड़ धड़ल्ला में कितनी गाड़ियाँ हैं, तो तुमको समझ आएगा वाकई बहुत ज़्यादा मिकदार में CO2 गैस डेली निकल डेली। तो बोला जाता है कि जो रैंडम जो फॉसिल फ्यूल का हो रहा है, इसके इस्तेमाल से मतलब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा पैदा हो रहा है। वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका मतलब है कि ये फॉसिल फ्यूल हम इस्तेमाल करना बंद कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर फॉसिल फ्यूल अगर इस्तेमाल करना बंद कर दें तो गाड़ियाँ क्या चलेंगी? तो अभी कर क्या रहा है दुनिया का? अभी रुझान उस तरफ है कि जहाँ तक हो हम लोग फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल को कम से कम करें और हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट करें। मतलब कि अगर पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, डीजल से गाड़ी चल रही है, कोयले से कुछ मशीनें चल रही हैं या कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम लोग उसको शिफ्ट करके किसी और तरह की एनर्जी के सोर्स की तरफ जाएंगे। तो हम लोगों का डेवलपमेंट का भी डायरेक्शन उसी तरफ है। अभी देखो बैटरी की गाड़ियों का एक चलन चल पड़ा है ना। अब आज के ज़माने में कैरोसिन ऑयल भी और कम मिलता है। दुनिया किस तरह मुड़ गई है भाई? आहिस्ता आहिस्ता तुम देखो तो LPG गैस की तरफ मुड़ गई, सिलेंडर की तरफ। पहले ज़माने में क्या था? पहले ज़माने में आज से 20 साल तुम पहले जाओगे, 30 साल पहले के जाओगे, तो LPG गैस क्या होता था? कुछ चुनिंदा घरों में होता था, मतलब जिससे घर में था मतलब उसको बहुत अमीर फैमिली समझी जाती थी। घर में अगर पंप वाला चूल्हा टन 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 फीता वाला चूल्हा बहुत बाल्टी वाला लेके पुराना बाल्टी में मट्टी लेके कोला चूल्हा बना दिया, हम रोएंगे तुम लोग रुलाएंगे, ऐसा वाला मामला था। तो हम लोग इसी का बना हुआ खाना खा के बड़ा हुआ। लेकिन LPG उस ज़माने में एक बड़ी गलती, मतलब LPG में घर में मतलब एरिस्टोक्रेट फैमिली है, इसका मतलब अच्छी फैमिली है। और अभी तो अब आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी भी आपका। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको ऐसा मजबूर कर दिया है, खाना तुम बनाओगे, खाना तुमको खाना है जिंदा रहने के लिए। उसने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता तेल को, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबको एजुकेट करना बहुत मुश्किल बात है। तुम लोग को कितना एजुकेट करने का मुश्किल बात है? हम काहे नहीं लगे, मेरा पैसा खर्चा करेंगे, हम बोले से खाना है वो अच्छा लगा, हम इसे करेंगे, तो तुमको समझना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग स्कूल कॉलेज जा रहा है वो लोग इस बात से तो एजुकेट हो रहा है, लेकिन बड़ी आबादी इस बात से एजुकेट नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या किया? एजुकेशन भी दे रही है साइड में, और जो एजुकेशन नहीं आ रहा है उसको इनडायरेक्टली मजबूर कर दे रहा है। मुझे तेल की मिकदार को कोयले दुकान गए, कोयले का दाम को बढ़ा दिया, लकड़ी है नहीं तो ना कोयला मिल रहा ना केरोसिन ऑयल मिल रहा। अब पेट्रोल से तो खाना बनाएंगे नहीं, पेट्रोल से आप बना तो खाना बन जाएगा। तो लोग क्या किए? मतलब कहाँ चले गए? चल भैया LPG ही ले लेते हैं। अब LPG ले रहा, ठीक है ना। अब लोग LPG लेना इस्तेमाल कम करते, इंडक्शन चला रहे थे चोरी के लाइन से। अब तो पाबंदी से भी लग गया एंड अब तक कोई किसी को लाइन दे रहे, भाई को लाइन दे नहीं देंगे, भाई करंट देना नहीं मांग रहा है, तेरे घर दबा है, भाई मुझे नहीं मांग रहा। तो ऐसा हो जाए कोई किसी को अभी करंट देने नहीं मांग रहा है। तो अभी क्या हो गया? जो लोग इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं भैया ये आएगा 2 लाख कैसे देगा, सिलेंडर ले रहा भाई, मतलब तुमको कैसी भी करके तुमको सिलेंडर दिलवाएगा ही, वो दिलवा रहा है। आम आदमी कुछ और सोच के ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट इससे पूरा हो रहा है। क्योंकि जो LPG गैस है ये एकदम नहीं के बराबर
CO2 गैस को इमिट करती है। ये तो जलती तो आवाज़ भी नहीं होता और आपकी आंखों में जलन भी नहीं होती। और आप केरोसिन ऑयल से घर में खाना बनाओ 2 घंटा तो आपकी आंखों में जलन पैदा होती है। तो दुनिया शिफ्ट कर रही है उस तरफ। उसके अलावा और भी डिफरेंट तरह का सोर्सेस एनर्जी का है। आजकल सोलर बैटरी का भी एक रुझान चल पड़ा है। हम लोगों के यहाँ पर कैलकाटा में बहुत कम है, तो गांव ग्राम में अगर जाओ तो तुमको सोलर बैटरी देखने को बहुत मिलेगा। जैसे गांव बिहार वगैरह में, तो बिहार वगैरह में बहुत ज़्यादा मिकदार में सोलर बैटरी इस्तेमाल हो रहा है। घरों के ऊपर, छत के ऊपर काला काला सोलर पैनल है, उसको लगा दिया जाता है। वो बैटरी वो दिन रात सूरज की रोशनी फ्री में आ रही है, तो सूरज की तवानाई को, सनलाइट की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके उसको बिजली में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में वायरिंग में सर्किट में आ रहा है, आप उससे फिर खाना बना रहे हैं, ओवन चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो काम करना आप कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ फ़ायदा क्या आपका, कि आपका एक बार खर्चा रहेगा, आपको किसी को बिल देना नहीं, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा ज़्यादा। एक बार इंस्टॉलेशन करवा लिया आप तो आपको किसी को बिल देना नहीं पड़ेगा, और वो तो फ्री में है, आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो खैर वो बहुत आगे चले गए, बहुत तक पहुँच गए, पीछे आओ। तो रैंडम यूज़ ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी में मैदान हो रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। अभी पूरी दुनिया, पूरी इंडिया नहीं, पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल के रैंडम इस्तेमाल को कंट्रोल करने की कोशिश में। जहाँ पर जहाँ एजुकेट कर पा रही, एजुकेट नहीं कर पा रही, वो आपको मजबूर कर देगी। अब देखो बैटरी वाला कार भी निकल गया, बैटरी वाला स्कूटी बगल से ज़्यादा तो मालूम होता, हाँ अच्छा बगल से स्कूटी गुजरा, तो पास में खड़ा था मैं, बगल में स्कूटी आ गया, एकदम आवाज़ नहीं है। बैटरी वाला बस चलने लगा है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी हैं। पहले ट्रेनें चलती थी वो कोयले से, है ना, स्टीम इंजन से चलती थी वो ट्रेनें। अब क्या हो रहा है, वो चल रही है ऐसे बिजली चल रही है। और बहुत जो डेवलप कंट्री जैसे जापान वगैरह है, चाइना वगैरह, वहाँ तो इलेक्ट्रिक के अलावा उससे मैग्नेटिक पावर से चल रही है, सोलर बैटरी चल रही है। बहुत तरह का डेवलपमेंट, हम लोग इंडिया पकड़ने बहुत स्लो है, लेकिन बाकी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। वो लोग फॉसिल फ्यूल से बहुत तेज़ी से अपने आप को शिफ्ट किया। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट इसी काम पे लगा हुआ है कि कैसे भी करके हम लोग इसके अलावा कुछ और एक तरह के एनर्जी की सोर्स की तरफ जाएँ। क्यों जा रहे हैं पता दुनिया? क्योंकि इसको लोगों को पता मालूम हो गया है पूरी दुनिया को कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये हमेशा रहने वाला, तुम्हारे पास लाख करोड़ रुपये क्यों ना हो, कभी ना कभी तुम्हारा ख़त्म होगा वो। तो वो चूँकि जब ख़त्म हो, उस ख़त्म होने से पहले हम लोग एक ऐसा तरीका को ईजाद कर लें कि कभी अगर ये ख़त्म हो गया, कभी ना मिला, तो क्या होगा कि हम लोग ज़िंदगी गुजार पाएंगे। और कुछ वजह भी आगे बताएंगे हम। तो ये कुछ रीज़न था ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, कैसे इसको रोका जाए। तो उसमें 2 बातें मुझे बता के छोड़े थे कि आपको करना है अफॉरेस्टेशन, क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, पेड़ पौधों को लगाना है। और किसको रोकना है, डिफॉरेस्टेशन को आपको रोकना है, जंगलात के कटाव को रोकना है। अभी किसी इलाके में पेड़ काटना इतना बड़ा क्राइम है कि तुम कुछ लोगों का 2-3 लोगों का मर्डर कर दो, शायद तुम बच सकता, लेकिन पेड़ काट दो तो नहीं बचेगा। अबे हम लोग के यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आदमी मार दो, जानवर मार दो, सब ठीक है। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर तुम पेड़ नहीं काट सकते। कभी तुम धमतल्ला में जाना, लाइन से बोलता पेड़ लाइन से लगा हुआ है, सब पेड़ के ऊपर जाए उसमें प्लेट लगा, नंबर लगा हुआ, देखो नोटिस करना, एक नेम प्लेट लगा हुआ, प्लेट पर नंबर लिखा हुआ है, सब पेड़ पौधों का रिकॉर्ड लगा था। PWD संस्था है हिंदुस्तान में, PWD, हमने PWD नाम सुने, देखना बहुत जगह लिखा रहता है PWD, दिस रूट इज मेंटेन बाय PWD, दिस पार्क इज मेंटेन बाय PWD। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेड़ पौधों को देखता है। तो उन सारे पेड़ों का रिकॉर्ड है, बाकायदा उनका एज है, उनका टाइमिंग, कितना एज का हो गया है, ये पौधा कब लगाया गया था, इस लाइन में कितने पौधे, सबका ब्लूप्रिंट। तुम पेड़ काट ही नहीं सकते, काटने का मतलब बहुत बड़ा क्राइम है। कभी जाना उस लाइन में जो तुम्हारा बाबूघाट जो की तरफ जाता है, वहाँ कैसे एक लाइन लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि एक पेड़ काटने का मतलब है कि 2 आदमी का मर्डर किया, ऐसे पूरी लाइन लिखा हुआ है। तो मतलब बहुत बड़ा क्राइम पेड़ काटना आज के ज़माने में। पेड़ काटना, तालाब भरना, तालाब भर के घर बनाना, तालाब भरना, पेड़ काटना। अगर तुम्हारा सही जगह में कंप्लेंट पहुँच गया तो आज नहीं खत्म आएगा, केस से बाहर निकलते एक फायदा कि मैं अनपढ़ जगह में रहते वो करके बोलता है ना भाई।
तो खैर बहरहाल, तो हम लोग हाँ बोल रहे प्रिवेंटिव पे जाए। तो प्रिवेंटिव में क्या हो गया, आपको करना है अफॉरेस्टेशन। किसको रोकना है, डिफॉरेस्टेशन। तो पहला क्या बोलेंगे, लिखिएगा प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स, पहला क्या बोलेंगे, प्रमोट। प्रमोट करना है किसको, अफॉरेस्टेशन। स्टॉप किसको करना है, डिफॉरेस्टेशन। और ये ऐसा नहीं इसको सिर्फ पढ़ के नहीं इसको लेकिन भी कभी ना कभी अप्लाई करना है। कभी जिंदगी में मौका मिले, कभी अपना घर कैसा हो तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। वो पेड़ आपके आने वाले जनरेशन को, खुद आपको भी अच्छी ताज़ा हवा देगी। अगर आपका जनरेशन या हम लोगों को अच्छी ताज़ा हवा ना मिले तो क्या ही करोगे तुम, बहुत अच्छा कपड़ा पहन के बहुत अच्छा घर बना कर। जितना तुम आज हम लोग बीमार क्यों बढ़ते हैं, अब यहाँ के थोड़ी देर पड़ेंगे हम थक जाएंगे, फिर बाहर से यहाँ से तुम जाओ स्टैंड तक तुम थक जाओ। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा CO2 गैस का इमिशन है कि तुम्हारा बॉडी में जा रहा है तुमको थका दे रहा है। जितना ज़्यादा CO2 आपके अंदर में जाएगा आप उतना जल्दी थकेंगे। जितना फ्रेश CO2 आपके बॉडी में जाएगा आप उतना कम थकेंगे। इसलिए गाँव के लोग देखना क्या सुनते, क्या मिल चल रहा पैदल, बोले चलो चाय पी लें, और चलो फिर कहाँ, बोले चलो आगे में। हम लोग आगे में बाजार होता है मैक्सिमम वो जो उन लोग आगे मतलब यहाँ से मटक का डबल ऐसी होता है। हम फंसे ना एक बार चलिए जैसे चचा को चाय पिलाते हैं, चलो चलो कब आ रहे थोड़ा आगे, कहाँ आ रहा है नहीं भाई, चला रहा पैर खुल गया। अब जाके मालूम चाय भी नहीं, चाय कैसे चाय भी नहीं, फिर अब चाय पी तो नहीं, अब उल्टा बदल भी आना वैसे। तो गांव वगैरह में तो अब हम थक गए, वो नहीं थक रहा, तो हम लोग आदत नहीं उस तरह। हम लोग तो इस तरह के माहौल में पले बड़े हैं, तो वो लोग मतलब गांव के लोगों में खास बात है वो कई किलोमीटर, क्योंकि वो लोग सुबह उठ रहे हैं ताजिया वाले रहे, क्योंकि हर वक्त तो हरियाली हर तरफ और पोल्यूशन बहुत कम वहाँ पास, हाईवे पे ही गाड़ी चल रही, बाकी गाड़ी कहीं नहीं चल रहा। तो एक बहुत अच्छा उन लोगों का फ़ायदा है गाँव में रहने का। तो आपको क्या करना है, अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है और रोकना किसको है, और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को रोकना तो पॉसिबल है नहीं। अब तो बोलेगा मेरा पैसा हम पेट्रोल भराएं, क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो समझ सकते बेटा मत कर। अरे ठीक है सर, आप बोले तो 3 दिन चलाएंगे, 7 दिन नहीं चलाएंगे, ये कर सकता है, बहुत करेगा, सुन भी लिया, लेकिन रोक तो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसका एक वजह ये भी है कि जब तक कि पेट्रोल डीजल खत्म हो तब तक उसे खत्म होने से पहले एनर्जी का दूसरा सोर्स बड़े पैमाने पे आ जाए, लेकिन वो आज तक कभी हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल LPG ऑटो का ले लो, पेट्रोल वाला वो ऑटो था, उसको शिफ्ट करके कहाँ पर ले गया गया, LPG गैस में। अब उससे बहुत छोटे होंगे, तो LPG गैस जब शिफ्ट हुआ, और उससे पहले क्या पेट्रोल वाला ऑटो था, हर जगह पेट्रोल मिलता था यहाँ पर। जब LPG गैस का आए कम से कम तुम्हारा ये 15 साल होने वाला है, 15 ईयर्स होने वाला है, 14 ईयर्स होने वाले हैं। ठीक है, जब शुरुआत हुआ था ये सब आने का, जब बहुत कम गिना चुना ऑटो आना शुरू हुआ था कि अब पेट्रोल हटेगा और LPG गैस वाला ऑटो आएगा, तो गवर्नमेंट को चाहिए क्या था, हर इलाके में एक पंप गैस का होना चाहिए था। कि आज भी LPG गैस का पंप इसके घर में आज ऑटो है, इसके अब्बू ऑटो चला रहे तो मालूम होगा, ये ऑटो चलाना तो जाना गैस बनाने कहाँ जाना पड़ता है, लालपुर, तो कांटा पुकुर, ब्रेस ब्रिज, उन लोगों से गैस फ्यूल करने जाना पड़ता भराने के लिए। तो यहाँ से कितनी दूर है पता ना आपको, ब्रेस ब्रिज, तारा तल्ला बहुत दूर यहाँ से। तो उन लोग अपना गैस को फ्यूल कराने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। आज बुध का दिन है, सब कल मंगल रात में भरवाया सर, पता है, बुजुर्ग जो है आज सब कुछ बेसी होता है, तो आज भी लोग मिस नहीं करता। आज क्या करता है लोग, कल रात में से भरा के रख लेता है, अब आज जाए रात फिर जाएगा भरा के आएगा। बात समझ रहे, मतलब जाना पड़ता बहुत दूर। लेकिन अगर आप ऑटो को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब आप पेट्रोल से LPG की तरफ गैस की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कस्टमर को या पब्लिक को आपको फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो अभी तक गवर्नमेंट इसमें कामयाब है नहीं।
मेरी बात समझ में इसने क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक हाथी का चट्टी पहले बगैर नाप लिए सी लिया, हाथी का हाफ पैंट बगैर नाप लिए पहले बगैर नाप लिए सी लिया, अब पहना रहा नहीं हो रहा, फिर ले गया, फिर कटिंग के बड़ा किया, फिर नहीं हो रहा, होना चाहिए था पहले नाप लेता फिर हाथी का तो गवर्नमेंट का सारा पॉलिसी क्यों ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा फेल क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जाहिल नेता चुने। कौन चुने? आप तो नहीं चुना, बोल रहे हो जाहिल नेता चुने, एकदम एकदम जाहिल करप्ट नेता, लोग कुछ नहीं आता, साइन करने नहीं आता, और उसके ऊपर कौन है आई सब लोग, वो लोग पढ़ा लिखा, लेकिन उन लोग को अपना इम्प्लीमेंट करने मिलता नहीं है, जो नेता बोलेगा वही होगा। बात समझ आ रही है? तो चुना जाहिल नेता। चल कहाँ कहाँ पे चलेंगे पॉलिटिक्स, बात बड़ी हम खड़ा होने वाले को वोट दो। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कौन कौन है फॉसिल फ्यूल में? पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, कैरोसिन में शामिल है। ठीक याद रहे, एग्जाम में आता है नेम वन फॉसिल फ्यूल, ये भी नाम रहता है। नेम अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल। नेम वन सॉलिड फॉसिल फ्यूल, नेम वन सॉलिड फॉसिल फ्यूल विच इज नोन एज ब्लैक डायमंड, कोयला। नेम अ गोल्डन लिक्विड फॉसिल फ्यूल। ऐसे ये सवाल आते हैं, हाँ क्या करीब वैसे आता हुई सवाल तो लिया। ठीक है, अच्छा जो ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। तो पॉज कीजिए वहीं, फोटो से बना हम जल्दी खत्म करेंगे, रैशनल लो, रैशनल एंड इरैशनल यूज ऑफ बहुत मामूली सा टर्म है, लेकिन एग्जाम में शायद ये वाला क्वेश्चन आया, रैशनल एनर्जी आया है, ये वाला है, इसके बाद वाला पढ़ाई शायद वो वाला आया, रैशनल एंड इरैशनल यूज ऑफ एनर्जी। इसका वर्ड रैशनल यूज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, रैशनल यूज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी का इस्तेमाल अक्लमंदी के साथ, पर मतलब एनर्जी का इस्तेमाल अक्लमंदी के साथ मतलब क्या, मतलब क्या कि एनर्जी का बेतुका इस्तेमाल नहीं। ऐसे मन किया चल ना चाय पीते हैं, पी मोड़ में, हाँ गाड़ी निकाल, ये हुआ। कबाब खाने का मन करे, कोयला लेकर घर में कबाब बनाएंगे, ये इरैशनल यूज, मतलब के बेतुका इस्तेमाल। चल ना घंटा बाबा के यहाँ चाय पियेंगे, है ना घंटा बाबा, तो चाय का दुकान है, नाम घंटा वगैरह सुनो क्या लो, तो लोगों का तो ये शौक, चल गाड़ी निकाल, कार निकाल, अब सिर्फ चाय पीने वहाँ जा रहे। तो ये सब जो है ये एनर्जी का ऐसा और भी बहुत तरीका है जो एनर्जी का बेजा इस्तेमाल है। तो एनर्जी का अगर बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर कुछ सोचे समझे तो उसको बोलते हैं इरैशनल, मतलब कि पागलपंती, पागलों की तरह एनर्जी का इस्तेमाल, जो कि ठीक नहीं है। और एक होता है रैशनल, मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझ कर। अच्छा, सोच समझ कर एनर्जी का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हो रहा है? आप सोचिएगा सर हम तो 100 रुपये का पेट्रोल खुद का भरा रहे हैं, डीजल खुद का भरा रहे हैं, हम खुद जाएंगे, मेरा पैसा जा रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता? बिल्कुल हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुम्हारे गाड़ी के चलाने से या जो तुम्हारी वजह से जो CO2 गैस पैदा होगा उससे फ़र्क पड़ता है। तुमको ये फ़र्क पड़ता है, हमको ये फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे घर के बड़े बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, लोगों को फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर के लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क उससे पड़ता है। सिगरेट पीना को उससे प्रॉब्लम नहीं है, तुम वो खाना क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा सिगरेट में धुआं निकलता है उससे प्रॉब्लम है ना। तुम सिगरेट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम
तो उसी तरह से तुम गाड़ी चलाओ, जो चलाना चलाओ, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन जो निकल रहा उसे धुआं उससे प्रॉब्लम है। तो बोलने का मतलब कि आपको एनर्जी का तो आप एक चीज़ आपको ये वजह हुआ कि एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझ के करना आपको। दूसरा एक वजह क्या है, देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, राष्ट्रीय यूज जो एनर्जी है, जो जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, फॉसिल फ्यूल है, ये समझो इस दुनिया का ना विरासत है, ये वो इस दुनिया की दौलत है, वो इस दुनिया की वो दौलत है जो हम लोगों को हमारे आबा अजदाद से मिली है, मतलब हमारे एंसेस्टर से मिली है, हमारे दादा परदादा को इस्तेमाल किए, उनके अब्बा इस्तेमाल किए होंगे, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमारे बाद जो हमारा जनरेशन इस्तेमाल करेगा, उसका उनका जनरेशन इस्तेमाल करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी के इस्तेमाल का सोच समझ कर अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी को हम लोग फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रख सकेंगे। अगर हम अपने आने वाले जनरेशन के अगर एनर्जी को बचा के नहीं रखें तो हमारा आने वाले जनरेशन, हम लोग दौड़ रहे बुलेट ट्रेन में, हमारा जनरेशन चलाएगा बैलगाड़ी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी डेवलपमेंट होने में अभी मतलब इन सोर्सेज के अलावा जो एनर्जी का जो डिफरेंट सोर्स है, अभी भी उनको मुकम्मल तौर पर इसकी जगह लेने में शायद 1.5 साल लग जाए। मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयले की जगह में जो दूसरा एनर्जी का सोर्स आ रहा है, उसको आने में भी कम से कम 1.5 साल लग जाएगा। जब बता आपको LPG गैस का बता रहे हैं आपको, जो ऑटो में इस्तेमाल हुआ, अभी भी कंप्लीट रिप्लेस, अभी तो गांव ग्राम में चल रहा बहुत जगह, अलग शहर से दूर, तभी पेट्रोल से ऑटो चल रहा है, बहुत जगह दूर मिल जाएगा अभी। और जो है भी तो कंप्लीट अभी वो कामयाब नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि रैशनल एनर्जी का अगर हम बोलते हैं करना है एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझ के, तो उसकी भी 2 वजह। एक तो ये वजह कि जो आप फैलाइएगा पोल्यूशन, उसका बीमार आप खुद भी होइएगा और हम भी होंगे। और बीमार ऐसा नहीं हो रहे। अभी तुम किसी भी नर्सिंग के पास जाओ, अस्पताल के पास जाओ, तुमको मालूम लोग कितने परेशान है। अस्पताल के पास चले जाओ, नर्सिंग होम किसी भी चले जाओ, बड़े नर्सिंग होम में, तुमको लगेगा ना पता नहीं क्या हो रहा है इधर, यहाँ भाग रहा है, तो वहाँ भाग रहा है, तो पेशेंट लेके हमारा सब बीमार है। किसी का लंग्स खराब है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, किसी का किडनी डैमेज है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा पोल्यूशन की वजह से बीमार कर रहा है। अब तुम्हारे और हम बीमारी बनाएंगे, हम बीमार होंगे तो खर्चा यूज करना पड़ेगा, हम यूज करना पड़ेगा। कमाई 100 रुपये, डॉक्टर मांग रहे हैं 500 रुपया। सरकारी में जाएंगे तो और बीमार कर देगा, है ही नहीं। बहरहाल तो बोलने का मतलब रैशनल एनर्जी का यूज़ का बोलने का मतलब ये है कि एनर्जी का सोच समझ से करेंगे तो हम लोग अभी फ़ायदा होगा सेहत के हिसाब से, इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, और इन एनर्जी को हम लोगों को अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। वरना बाद में जब बर्फ होता छर होता होगा तो बोलेगा खा करके लोग घी से, तो छोटी से नहीं हम लोग कर लिए, हम लोग का बैलगाड़ी में लेके चलेगी से खूब हो जाएगी। दौड़ता था बुलेट ट्रेन लेकर, स्कूटी में दौड़ता था, बाइक पर दौड़ता था, हम लोग को देखो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चला रहा, तो दुनिया शिफ्ट उस तरफ कर जाएगी। इसीलिए एनर्जी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ जो टर्म निकलता है, अब यहाँ एक टर्म निकलता है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो रहा? कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को उर्दू में बोलते हैं रिवायती। रिवायती मतलब या कॉन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि वो एनर्जी का वो सोर्स जो ज़माने कदीम से, काफ़ी ओल्ड टाइम से इस्तेमाल होते हुए चला आ रहा है। तो ज़माने कदीम से, बहुत ओल्ड टाइम से हम लोगों के लाइफ में वो कौन सा सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है? वही पेट्रोल है, वही डीजल है, वही कोयला है, वही लकड़ी है, वही पेट्रोल है। तो अगर आप मुझे पूछे कि कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम बताओ, तो अभी किसी का भी नाम बोलेंगे आपका चलेगा। तो कौन कौन शामिल इसमें? पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, कोल है, वुड भी इसमें, लकड़ी भी शामिल है। कोल है, वुड है, और इन तीनों के एक साथ पेट्रोलियम भी बोलते हैं। एक साथ बोलते हैं, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और साथ में लोग कौन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला भी है, सब ग्लोबल वार्मिंग का
जिम्मेदार भी है। तुम देखो इसी इसी 5-6 में फॉर्मेशन, सॉरी हाँ, इसी 5-6 में कितना सारा आंसर है। देखो अभी जो आप जिसमें हो जाएगा वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। सवाल कैसे होता है, जवाब क्या देना है। तो जवाब एक इंफॉर्मेशन एक ही है, सवाल घूम घूम के बदल बदल करके आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी का वो सोर्स जो हम लोग काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा करते हुए हैं, और हम लोग ही बहुत हद तक अभी उसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन देख रहे हैं। ट्रांजिशन मतलब तब्दीली को देख रहे हैं। अभी तब्दीली मुकम्मल तब्दील होने में कितना वक्त लगेगा वो अल्लाह जाने, लेकिन ये तब्दीली देख रहे हैं। मतलब एक नया एनर्जी का सोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, गाड़ियाँ चल रही है उससे ना। तो ये हुआ कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका अगेंस्ट में एक टर्म क्या है, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का वो सोर्स जिसके बारे में दुनिया अब तक मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं है। अब दुनिया से नई नई तरीके से दुनिया ने जाना है इसको। एनर्जी और भी शक्ल में इस नेचर में छिपी हुई थी, लेकिन साइंस उतना तरक्की नहीं की इसकी, जिससे नहीं मालूम हो सका था कि एनर्जी हम लोग यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। किसको पता था कि जब लोग केरोसिन या चूल्हे में, जब कोयले में खाना बनाते होंगे, तो उन लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम लोग गैस सिलेंडर से खाना बना लेंगे? नहीं सोचा होगा। अब आजकल तो ऐसे तो बर्तन इस्तेमाल हो गया है कि मतलब उसको बोलते हैं सोलर कुकर बोलते हैं। वो बर्तन में खाना रख दें, आप खाना रख के अगर आप छत के टेरेस पर रख दें तो खाना बन जाएगा आपका। बहुत सारे कंट्री में, खासकर कोल्ड कंट्रीज़ में ऐसा गीज़र है, हम लोग तो घर में गीज़र इस्तेमाल करते चलता है, किससे करंट चलता है ना। लेकिन बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज जो सर्द इलाका, जो सर्द इलाका है, वहाँ पर सोलर बैटरी को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पर ठंडा पानी को गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उतना कोल्ड कंट्री, पहाड़ी के ऊपर उतना बिजली से पानी गर्म होगा नहीं हो पाता, तो वहाँ पर क्या होता है, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को हासिल करके गर्म पानी हासिल किया जाता है। और एक मामूली गर्म नहीं होता भाई, वो तो समझिए आपका हीटर से भी तेज़ गर्म होता है। कभी आप लोग गए कोल्ड कंट्री जैसे दार्जिलिंग और कश्मीर वगैरह गए तो होटल में कभी रहे होंगे, वहाँ पर गीजर कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ तक नहा ही नहीं पाएगा ठंडा पानी में। अगर मतलब नहाने का तो कुल्ली नहीं कर पाएगा, तो वो नहाने का तो बहुत दूर का बात है, अजय वक्त नहीं कर पाएगा, हाथ धोने पाएगा तो ठंडा पानी इतना रहता है। खैर, तो एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज जो कि आम लोग जानते थे। अभी तुम किसी को बोलोगे अगर कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं, तो ये बहुत पगला हो गया, उसको रांची भेजना होगा, है ना। किसी को तुम बोलोगे दरिया में पानी बह रहा है, जो इस पानी के बहने में भी एनर्जी छिपा हुआ है, इस एनर्जी को हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोले हम CSC को बजाते हैं, हम उसी को बिल देते हैं, हम किससे मतलब है। लेकिन कंपनी कर क्या रही है, कंपनी यही कर रही है, बड़े बड़े दरियाओं के जो जहाँ समुद्र से मिलता है, वहाँ बड़े बड़े डैम बना रही है, डैम का नीचा बना रही है, फिर पानी को ऊपर से ज्वाला हुआ जो इसको टाइड के पानी के ऊपर से नीचे गिरा रही है, फिर टरबाइन चला रही है और उससे बिजली पैदा कर रही है। ऐसे ही कर रही है बिजली। कभी कभी आप अगर साउथ इंडिया की तरफ कभी अगर जाना अगर आपका हुआ है, साउथ की मूवी तो हम देखते ही होंगे, डिशूम वाला फिल्म। कभी गांव में देखिए, गांव में अगर लाइन से एक बड़ा सा खंभा रहता है, उसमें पंखा घूमते रहता है, पंखा हल्का हल्का, वो एक चरखी है, उसको बोलते हैं विंड व्हील बोलते हैं। वो हवा के बहाव, जो हवा बह रही है, हवा तो फ्री बह रही है, तो किसको तो नहीं टूल टैक्स दे के बह रही है, हम यहाँ से बह लो 100 रुपया, ऐसे रही है, वो अपने आप बह रही है, वो तो फ्री बह रही है। अब वो हवा के बहाव के डायरेक्शन में उस पंखे को लगा दिया, तो पंखा जब घूमता है ना, तो नीचे में टरबाइन, एक मशीन को बोलते हैं, वो मशीन अंदर बिजली पैदा करती है, उससे भी खेतों में एक जगह से पानी दूसरी जगह पहुँचाया जाता है और दूसरी काम में उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हवा के बहाव के एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो लोग शिफ्ट कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बोले अभी भी इस होने में अभी कम से कम 150 से 2 साल लगेगा, लेकिन हम लोग ट्रांजिशन देख रहे हैं। तो उसमें कौन कौन तब किसको बोलेंगे, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे पहला नाम आपका आएगा
सोलर एनर्जी का, शमसी तवानाई बोलते हैं इसको हम लोग। Yes, sir. तो सूरज, ये तो अभी लोगों को पिछले कुछ सालों में मालूम हुआ ना, जब से दुनिया बनी है, सूरज अपना हीट को, कितना हीट आता है, ज़मीन एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है, बर्बाद हो जाता है। इन सारे हीट को अब इस्तेमाल में लाने का तैयारी है, क्योंकि ये आके तो वापस सूरज में नहीं जा रहा, आगे तो यहाँ वहाँ बिखर जा रही है, तो इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसके अलावा सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक लिख रहे हैं हम। उसके अलावा विंड एनर्जी, उसके अलावा आपका टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा, Yes, sir. जो दरिया में ज्वार भाटा होता है, तो ज्वार जब भाटा, जब ज्वार जब भाटा होता है, कभी देखा है ज्वार कर रहा था आते हुए, देखे कभी दरिया में? ठीक है, जब अचानक ज्वार जब होता है, पानी का रफ्तार बहुत तेज हुआ है, वो ज्वार के पानी को, टाइड के पानी को का स्पीड को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। और ये टाइड आता है कैसे, पता हम लोगों को टाइड कैसे आता है? बोलो 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 यार, टाइड कैसे आता है, ज्वार भाटा कैसे होता है? नहीं बात है, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, ज्योग्राफी में है एक चैप्टर टाइड है, मध्य जजर है ना, बोल जाए एक चैप्टर है, तो उसे पढ़ेगा, उसमें है, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेगा उसको मौका मिले तो उसमें है कैसे ज्वार भाटा। ये आता है तुम्हारा ज़मीन और चांद के दरमियान में कशिश से, अट्रैक्शन से। ज़मीन और चांद एक दूसरे को भी तक खींचती है। अच्छी, इसको हम अगले डिस्कस करेंगे अपने लिखते हैं। मतलब ज़मीन और चांद के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के खिंचाव के बिना पर कहीं पर ज्वार कहीं पर भाटा होता है, और दिन में 2 बार होता है। Yes, sir. इसके बारे में को याद दिलाना, भूलेंगे तो बोलेंगे। तीसरा, चौथा, जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन जो है जब बनी थी, तो वो उससे पहले, वो बनने से पहले वो सूरज का हिस्सा थी। ज़मीन सूरज से अलग हुई, उसका ऊपरी हिस्सा ठंडा हुआ, सख्त हो गया, ज़मीन में गया, लेकिन उसके अंदरूनी हिस्से में आज भी आग पिघली हुई शक्ल में है। नाम सुने, मोल्टेन कोर, अर्थ के सेंटर में जिसको कोर बोलते हैं, वहाँ पर आज भी आग जो पिघली हुई शक्ल में मौजूद है, और वो हर वक्त गर्दिश कर रही है, घूम रही है वो, और वो निकलने के लिए हमेशा बेचैन है, अपने आप को इरप्ट करने के लिए बेचैन है। इसलिए कभी कभी क्या होता, कहीं से वो पहाड़ वगैरह में सुराग उसको मिल जाता है, तो वॉल्केनो की शक्ल में वो बूम बाहर आती है, और जिस इलाके में फटती है, उस इलाके को वो पूरा बंजर कर देती है। मतलब पिघला हुआ आग, समझ रहे हो तुम, बहुत खतरनाक होता है। तो वो आग कहाँ से आ रहा है? सभी के अंदर आग मौजूद है, आज लावा की शक्ल में मौजूद है। यहाँ तक ये समुंदर की तहों फटता है। ये समुंदर कभी डिस्कवरी वगैरह तो वो देखता है कि नहीं, पता डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है, उसमें दिखाता है कि ज़मीन के अंदर वॉल्केनो फट रहा है, ज़मीन के अंदर, सॉरी ज़मीन फटता ही है, समुंदर के तह में वॉल्केनो फटता है। तो अब ये ज़मीन में जो आग है, कहीं कहीं ये जो आग का लावा है जो बहुत ऊपर में, बहुत करीब में, तो जहाँ पर करीब में है तो उसके आसपास जो समुद्री जो इलाका होता है, और झील का जो इलाका होता है, वहाँ का पानी जो है हमेशा खौल रहा है। उसके नीचे में क्या है, अरे वो हर टाइम ओवन में बोलो चढ़ा हुआ है। मतलब वहाँ पर आपको पानी गर्म नहीं कर, पानी नेचुरली तौर पर गर्म हो रहा है। अब ये पानी जो निश्चित में गर्म हो रहा है, उस पानी, गर्म पानी से पैदा होने वाला भाप क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, अब तक वेस्ट हो रहा है। फिर साइंसदानों को मालूम हुआ कि हम लोग भाप से भी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा जगह था जहाँ पर गर्म पानी का पूल है, जहाँ पर पूल मतलब पूल नहीं, गर्म पानी का जो इलाका है कि उसके नीचे में, उसके तक, उसके काफ़ी अंदरूनी हिस्से में बहुत गर्म जगह आग लावा मौजूद है, और वहाँ का पानी खौल रहा है हमेशा, तो वहाँ जगह पे क्या किया, पावर प्लांट लगा दिया, और वहाँ पर ही बिजली, तो जो हीट मिल रही है उसको हीट बात फ्री मिल रही है। फिर उसको जो हीट कोयले को जलाकर पैदा किया जा रहा था, उससे बिजली पैदा, क्योंकि कोयले से बिजली कैसे पैदा होता है, कोयला को लाया जाता है, कोयला से
पानी को गर्म किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है कोयले से पानी को। तो गर्म पानी से भाप निकलता है, स्टीम। उन स्टीम को जब निकाला जाता है बड़े छोटे सुराख से, तो बड़ी स्पीड से ऊपर से निकलता है भाप, करके निकलता है। तो बहुत बड़ा सा तुम्हारा ये होता है कंटेनर, जहाँ पर पानी को खूब ज़्यादा उबाला जाता है और बहुत मामूली सुराख से निकाला जाता है। तो बड़ी तेज़ी के साथ वो भाप निकलती है, इतनी तेज़ी से निकलती है कि एक बहुत बड़ा टरबाइन होता है पहिया, उसको घुमाती है। जैसे ही वो घूमेगी कि खास स्पीड में घूमने के बाद वो बिजली पैदा। अब देखो कोयला आ रहा, पानी गर्म हो रहा, भाप पैदा हो रहा, टरबाइन घूम रहा, बिजली पैदा हो रहा। और वहाँ पर क्या हो रहा, कोयला दरकार नहीं है, पानी रखने जगह दरकार नहीं है, पानी ऑलरेडी मौजूद है, जमीन में लावा मौजूद है। अब कितना पैसा बच गया, बहुत पैसा बच गया। और नेचुरली वहाँ से धुआं भाप स्टीम आपको मिल रहा है वहाँ से, तो पैसा का बचत भी है। बात समझ में आ रही है? पहले क्यों नहीं मालूम? पहले नहीं मालूम था, अभी मालूम हो गया ना। उसके अलावा 5 नंबर, बायोगैस एनर्जी। बायोमास बोले, तुम सुबह स्कूल जाते हो, तब स्टैंड के नंबर पर खड़ा होते हो, इतना महकता नहीं उसका, सब बस स्टैंड के नंबर पर खड़ा नहीं महकता। स्टैंड है क्यों महकता बोलते हो? बगल में कूड़ा इकट्ठा है और वो गाड़ी सुबह का होती है, 11 बजे 10 बजे आती है, भरती है, उसी का जैम भी लगता है, भरती है, भर के ट्रक ले जाती है ना। इस इलाके में हर बहुत से इलाकों में हमारे घर की तरफ भी आती है, और जहाँ जहाँ जा पाती है वहाँ जा पाती है, वरना फिर जो काम करने वाला आता है कारपोरेशन गली गली जाता है, वो गाड़ी भी लेके जाकर वहाँ पर डाल देता है, ठीक है ना। तो वो कचरा जाकर डाल देता है, फिर गाड़ी 1-2 दिन बाद आती है, उस पूरे कचरे को उठा करके ले जाती है। कितना बदबू पैदा होता है ना, बहुत बदबू पैदा होता है वहाँ पर। वो जो कचरा गाड़ी ले जा रही, गाड़ी कहाँ ले जाती है कचरा? वो कचरा सफाई करने का इतना बड़ा एहतमाम क्यों है? क्या वजह है कि गवर्नमेंट इतना एकदम अटेंटिवली काम करती है, कितना वर्कर लगा हुआ है, हर इलाके में 5-6 आदमी सीटी मार रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, फिर मेहनत कितना कर रहा है सिर्फ कचरा के लिए। जितना का तुम कचरा नहीं फेंकते हो, उतना का तो उसको मजदूरी देना पड़ता है कचरे वाले को। तो होता क्या है, क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा काम करती है इस मामले में? तो गवर्नमेंट हम लोग फायदा नहीं करती, फायदा हम लोग का भी है कि कचरा साफ हो रहा है, गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा फायदा है। इस सारे कचरे का बिजनेस, ये सारा कचरा चल जाता है तुम्हारे पावर प्लांट में, जहाँ पर कचरे को पहले सिग्रीगेट किया, जो कचरा फेंके उसमें हड्डी भी है, फल का छिलका भी है, बांस भी है, प्लास्टिक भी है, जो घर में तो कागज़ भी फेंक दिए, कपड़ा भी पुराना फेंक दिए, पुराना दरी भी फेंक दी, जो मन में आया तुम फेंक दिए, घर में चूहा मारा उसको भी फेंक दिए। तो ये कचरा जाता है सब एक जगह, फिर जहाँ कचरा जाता है बहुत बड़ा डंपिंग एरिया होता है, वहाँ कचरे को उंडेल दिया जाता है। तो वहाँ कचरे को सेग्रीगेट करने वाले लोग होते हैं, मतलब प्लास्टिक कचरा अलग, फल सब्जी का कचरा अलग, ये कचरा अलग, ये कचरा को सेग्रीगेट किया है। अब जो प्लास्टिक जो होता है, ये लकड़ी हुआ, जो कागज़ हुआ, जो खराब हो गया, इन लोगों को सुखा कर दिया जाता है, एक बड़े से आग के चेम्बर में इन लोगों को डाल के आग जलाई जाती है। उस आग जला के फिर पानी गर्म करेगा, फिर पानी गर्म करके भाप पैदा करेगा। अगर वो उस कोयले का इस्तेमाल करता तो उसको कोयला खरीदना पड़ता, कचरा फ्री मिल रहा उसको, जो उठाने में कॉस्टिंग लग रहा। अब तुम अगर तुम कभी खड़े हो जाओ रामनगर के पास, आज तुम ट्रक गिनो तो कम से कम डेली कम से कम 150 से 200 ट्रक कचरा यहाँ से पूरे इलाके से चले जाता है, सिर्फ एक इलाके से। पूरा कचरा तुम छोड़ दो, फिर उसमें जो प्लास्टिक निकला या कुछ और निकला, जो कुछ काम का चीज़ा, प्लास्टिक का बॉटल कुछ भी निकला, उसको अलग जगह भेज दिया। जैसे कांच का मिला या प्लास्टिक मिल गया तो प्लास्टिक कहाँ भेज दिया? प्लास्टिक कंपनी में। वो प्लास्टिक कंपनी करती है, उस प्लास्टिक को गला करके तुम्हारा प्लास्टिक, उसके बाद में गवर्नमेंट को पैसा देती है। तो ये सब बिजनेस है कचरे। इसलिए जितना आदमी कचरा का बिजनेस ऐसा बहुत अमीर होता है, जितना भी आदमी कचरा हासिल तरह करे, इससे कचरा कारोबार घर देखना,
बहुत अच्छा रहता है। और जितना कचरा का कारोबार नहीं होता सबका कपड़ा सादा होता है। मेरा बात नहीं इत्तेफाक से पहन लिया, पहले हम क्लियर कर देते इत्तेफाक से पहन लिया। कल दावत में क्या था, दावत में पूरा बनाना पहन के जाते हैं, डटे खाएंगे, जिस पहन में खाना फंस जाता है। दावत में पहन के जाकर तो फायदा होता है, ठीक से खाता है। तो ये बायोमास बायोगैस बताएंगे। बायोमास समझ में आ गया, कचरा से बिजली पैदा करना। बायोगैस भी एक इसी तरह का सोर्स है। बायोगैस में इसके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में खास डिस्कस करेंगे, वो अगले दिन सकते और डिस्कस नहीं करेंगे। बायोगैस में थोड़ा सा बोलते बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या है, हम लोग के घरों में आप नोटिस कीजिएगा, घर को छोड़ दीजिए पहले आप ये देखिएगा कि बहुत जगह जगह ऐसा होता है कि एक कैसे आपको समझा एग्जाम्पल दे करके, यहाँ पर बहुत कम देखिएगा, कहीं ऐसा है जैसी जगह है ना जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ना डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म मतलब खटाल फार्म भाषा में, जहाँ पर 100 गाय 200 गाय नहीं, एक टाइम में लाखों लाख गाय से मादर डेयरी कंपनी है जो दूध कहाँ से लाती है। एक दूर दूर आबादी में इसका बड़ी मिकदार में फार्म है, कई जगह में, और एक एक फार्म में इसकी वहाँ पर भैंसें लाखों में है। समझ रहे हो, लाखों में। कि डेयरी फार्म का ही पढ़ाई है, मतलब ग्वाला भी पढ़ा लिखा भी आजकल चाहिए मार्केट में। मतलब उस जब डेयरी फार्म में तुम जाओ तो खटाल बोलते हैं, वो हम लोग का खटाल नहीं है कि जहाँ पैर गोबर पड़ेगा भाई, वहाँ पर वो हाईटेक मशीन लगा हुआ है, बस गाय गोबर करेगी मशीन खड़ा लेने के लिए, बढ़ जाएगा आगे तश्तरी में निकलेगा उसको नहलाने धुलाने का बाकायदा उसके डॉक्टर उसके लिए अस्पताल अंदर में डेयरी फार्म के अंदर। तो वो बहुत बड़ा कभी मौका मिलेगा उसके साथ बात करेंगे। इसका भी पढ़ाई है, इसका भी स्कोप है लाइफ फ्यूचर बनाने का। खैर आगे देखो, तो डेयरी फार्म में जहाँ पर लाखों से ज़्यादा भैंसें होती होंगी, तो वहाँ पर गाय जो गोबर करती है, तो गोबर कहाँ जाता है? आप लोग शायद याद होगा छोटे बचपन में कभी आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि अच्छा अम्मी लोग गाय अम्मी लोग हम अम्मी तो नहीं गोबर लोग करते नहीं होते, गोबर का मिलता उसका कदम पेट फाड़ के आटा का सान के उसको हम लोग गोईठा बोलते हैं। अच्छा गोईठा से याद आया ना, एक बार क्या अंग्रेज हिंदुस्तान आया था बहुत पहले, महात्मा गांधी के टाइम में। उसका नाम क्या था, हमने एक जगह पढ़ा था उसके बारे में, रॉबर्ट ली, क्या नाम था यार मुझे नहीं आ रहा। खैर उसका वाक्य आया था, मुझे इंडिया में आया तो 2 चीज़ समझ में नहीं आया था। जब गांधी का आश्रम में ठहरा था वो साबरमती में, 2 चीज़ को अजूबा लगा, चपाती रोटी कैसे बना रही लेडीज, कैसे बना रही गोल कैसे जा रहा परेशान कर। दूसरा ये क्या है, तो उसका नाम रखा था कॉर्ड एंड केक, क्योंकि उसकी नई चीज़ थी ना, उसका नाम तो हंसो मत, अभी तो अमेज़ॉन ही मिल रहा है, फ्लिपकार्ट ही मिलता है, पैकेट में पैक करके। उसका देखिएगा ये बात गोईठा बोलते हैं, 2-3 पीस एक पैकेट मिलता है, उसका दाम होता है उसका। हंस रही है तो जो हम लोग का मोहल्ले फ्री पड़ा रहता है, वो मतलब पैकेट में भर की बिक्री हो रहा है। अरे काका भी पैकेट भर की, दतवन पैकेट में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, दतवन जो नीम का पेड़ में है। तो छोड़ो सब बात, फिर कहीं और चला जाएगा। तो ये जो इतना सारा जो गोबर गैस, जो गोबर निकलता है, गोबर से क्या होता है, गोबर से गैस पैदा होता है। उसके बारे में डिटेल से बोलेंगे, सिर्फ जानकारी रखो, इसके बारे में बोलना है। तो उसको बोलते हैं बायोगैस। यही बायोगैस, ये गोबर का सड़ा हुआ गैस हमारे घर के एलपीजी गैस से बना हुआ, वही गैस से हम लोग खाना बनाते हैं। उसमें और भी केमिकल होते हैं, उसमें और भी कुछ केमिकल डाला जाता है। उस गोबर को एक बड़े से डाइजेस्टर में, बहुत बड़ा डाइजेस्टर में, बड़ा कंटेनर में उसको कई चीज़ें सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसको पीटा जाता है। उसको सड़ के जो बदबू पैदा होती है उसमें गैस, उसमें एक अलग चेम्बर में, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं मैन्योर, खाद बोलते हैं। वो जाता है किसान के पास, वो खेत में डालता है। हाँ समझ रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते जाओ खेत में जाता हूँ, समझा? समझ गया।
घर में कैसे का सुन उसके अलावा 7 नंबर मीथेन बेड, मीथेन हाइड्रेट्स, कोल बेड मीथेन, और 9 नंबर इथेनॉल। अब इतना रेड़े आज के लिए काफ़ी कुछ अगला का कुछ काम है, बेकार बैठे बैठे समझ बोल दीजिए कब छोड़ेंगे।